सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। अपनी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे, इनके लिए ज्योग्राफी के 2 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने भारत का सामान्य परिचय और भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बात की। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है, आज की जो अपनी क्लास है, वो मेनली करंट जीके पर आधारित क्लास रहने वाली है, जिसमें हमें 1 लाइनर क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उस क्वेश्चनों से रिलेटेड टोटली जानकारी कवर करते चलेंगे। देखो बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है वो मोस्टली 2025 करंट जीके पर आधारित क्लास रहने वाली है। इस करंट जीके की क्लास से कंसेप्ट अच्छे बन रहे हैं। अगर बात करें करंट जीके से रिलेटेड, तो उस करंट जीके में हम स्टेट से या फिर भारत सरकार से जो भी करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन उठ रहे हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। सभी बच्चे अब अगले 1 घंटे हम अच्छी सी तैयारी करने वाले हैं। सभी बच्चे अपने नोटबुक वगैरह लेके आराम से बैठ जाएं और 1 घंटे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। और अपने ब्रेन बीट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब बच्चे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप अच्छी अपनी तैयारी करें। ज़्यादा बातें न करते हुए हम क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। अगर अपना जो स्लाइड का पहला परफॉर्मा है वो करंट अफेयर 2025 पर ही डिपेंड है। अर्थात अपनी जो पहली गोरख बैच की क्लास है, ये करंट डिपेंडेंट क्लास है, जिसमें जो अपना पहला क्वेश्चन है, और सभी बच्चे अपने अपने कमेंट जरूर दिया करो, जिससे पता चले कि भाई बच्चा कितनी कुछ तैयारी कर चुका है। अपनी आउटपुट देते रहें, अपने एक क्वेश्चन का कमेंट देते रहें। जैसे ही क्वेश्चन स्लाइड पे आए अपने कमेंट जरूर सेंड करें। तो दोस्तों, अपनी जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में चर्चा में रहा कल्याण सिंह नगर, एक जगह जिसको कल्याण सिंह नगर बोला गया, इस कल्याण सिंह नगर किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया? यानी 2025 के नवंबर के अंदर एक स्टेट है जिसमें एक नया जिला घोषित किया गया और उस जिले का नाम है कल्याण सिंह नगर करके। और ये जो अपना कल्याण सिंह नगर है, ये भारत के कौन से राज्य, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका नया जिला कल्याण सिंह नगर को घोषित किया गया? तो बच्चों, इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बात करें कि कल्याण सिंह नगर तो जो नया जिला घोषित किया गया है, उस जिले का नाम रखा गया है कल्याण सिंह नगर करके। या फिर कल्याण सिंह नगर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का नया जिला रहने वाला है। अर्थात अपना जो आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का नया जिला घोषित किया गया है, जिसे कल्याण सिंह नगर के नाम से जाना गया। लेकिन क्वेश्चन मेनली ये रहा कि कल्याण सिंह नगर जो है, जो उत्तर प्रदेश का नया जिला घोषित किया गया है, इसको उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों से, उत्तर प्रदेश के किन 2 या फिर उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों को कल्याण सिंह नगर में मिला गया है? अर्थात जो उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह नगर जो जिला घोषित होगा, उस जिले के अंदर एक तो क्षेत्र शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश का जिसको भारत की ताड़ा नगरी बोलते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र शामिल किया गया है जिसे भारत की ताड़ा नगरी बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो भारत की जो ताड़ा नगरी कहलाती है, यानी अपने भारत की जिस शहर को भारत की ताड़ा नगरी बोलते हैं, वो क्षेत्र शामिल किया गया है। अगर बात करें कि इसके अंदर कौन से 2 जिले हैं, तो एक तो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला और एक उत्तर प्रदेश का जिला रहने वाला है बुलंदशहर करके। देखो, अलीगढ़ और बुलंदशहर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नए जिले। अलीगढ़ जो जिला है इसे भारत की ताड़ा नगरी बोलते हैं। तो बच्चों, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि बताओ भारत की ताड़ा नगरी किसे कहा जाता है, तो हम बोलेंगे अलीगढ़ क्षेत्र को। और अलीगढ़ जो है उसका अंतरोल जो क्षेत्र है उसको अलीगढ़ जिले से पृथक करके शामिल किया गया है नए जिले में कल्याण सिंह नगर में। और बुलंदशहर का जो क्षेत्र है वो डिबोई नाम से क्षेत्र था, जो पहले बुलंदशहर जिले में शामिल था, लेकिन अब इसको वर्तमान में कल्याण सिंह नगर जिलों में शामिल किया गया। यानी अलीगढ़ और बुलंदशहर से पृथक करके
अलीगढ़ और बुलंदशहर का कुछ क्षेत्र भाग शामिल करके एक नया जिला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया, जिसे कल्याण सिंह नगर के नाम से जाना गया। अब आगे की बात रही कि ये जो उत्तर प्रदेश का कल्याण सिंह जो जिला है, जो नया जिला घोषित किया गया है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर का जिला है? तो वो तो ध्यान रखना है, यह उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। अर्थात भारत में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जिलों वाला राज्य बताओ, तो वो तो ध्यान रखना है, भारत में सर्वाधिक जिलों वाला अगर राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसमें अब तक 75 जिले थे, लेकिन कल्याण सिंह नगर नाम से 76वां जिला घोषित किया गया। अगर बात करें इससे पहले जो 75 जिले थे, उसमें जो 75वां जिला घोषित किया गया था, वो जिला कब घोषित किया गया था? तो वो बात है 2012 की, और जो 75वां जिला घोषित किया गया था वो उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला था। यानी उत्तर प्रदेश का हापुड़ जो जिला है वो उत्तर प्रदेश राज्य का 75वां जिला था, जबकि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कल्याण सिंह नगर के नाम से घोषित किया है। अब हापुड़ भी ध्यान रखना है और कल्याण सिंह नगर भी ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि बताओ भारत के किस राज्य में नया जिला कल्याण सिंह नगर के नाम से निर्माण किया गया, तो अपना आंसर रहने वाला है उत्तर प्रदेश राज्य। बाकी वैश्विक जानकारी की बात करें तो कल्याण सिंह नगर जो है, इसका नाम रखने का कारण है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर इस जिले को कल्याण नगर कहा गया। और कल्याण सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम चुने जा चुके, यानी उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके कल्याण सिंह के नाम पर इस जिले को कल्याण सिंह नगर कहा गया। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर बात करें कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो बच्चों ध्यान रखना है, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी उत्तर प्रदेश के पहले सीएम की बात करें तो प्रथम सीएम थे गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम चुने जाने वाले मुख्यमंत्री थे। अगर उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम है योगी आदित्यनाथ। तो यहां से भी कंसेप्ट ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, और 2 बार रह चुके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम से 76वां जिला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कल्याण सिंह नगर घोषित किया गया। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखो बच्चों ध्यान रखना है, यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ शहर, और लखनऊ जो सिटी है वो गोमती नदी पर बसा हुआ है। अपने को करंट के साथ साथ में बेसिक जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करते चलना है। यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, वो नवाबों का शहर गोमती नदी पर बसा शहर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक सिटी है जिसका मेरठ नाम है। अब मेरठ से जो करंट का प्रश्न बन रहा है वो है प्रचंड अभ्यास। देखो भारत की मिलिट्री, भारत की आर्मी, यानी भारतीय सेना द्वारा एक अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसे प्रचंड अभ्यास का नाम दिया गया। और इस अभ्यास का आयोजन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ से किया गया। उसके बाद एक गोरखपुर से भी रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें गोरखपुर से कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है करंट जीके का, तो गोरखपुर से क्वेश्चन है भारत की प्रथम हाइड्रोजन स्थान, यानी हाइड्रोजन आधारित शटल, या फिर भारत का पहला हाइड्रोजन स्टेशन कहीं घोषित किया गया है तो वो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर स्थान है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कौन सी है, तो भारत के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन हरियाणा से शुरू की गई थी, और हरियाणा के जींद से लेकर सोनीपत के बीच में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत भारत के हरियाणा राज्य से की गई, जिस ट्रेन को नमो ग्रीन नाम दिया गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आज मैं जो वीडियो में आज जो कंसेप्ट बता रहा हूं वो ऐसे कंसेप्ट हैं जो 2025 के करंट जीके के लिए मोस्टली रहने वाले। यानी भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का नाम नमो ग्रीन, भारत में पहले कौन सा राज्य जहां हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई, हरियाणा स्टेट है। जींद और
सोनीपत के बीच में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई, जबकि भारत की पहली हाइड्रोजन स्थल या हाइड्रोजन स्थान कहाँ घोषित किया गया, तो भारत का हाइड्रोजन आधारित स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रहा। तो बच्चों अपना कल्याण सिंह जो नगर है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया है, जबकि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले थे और 75वां जिला 2012 में घोषित किया गया था। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हाल ही में भारत ने SJ-100 नागरिक कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए किस देश की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया। एक कॉरपोरेशन है, एक निगम है, जिस निगम का नाम दे रखा है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। देखो बच्चों, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट जो कॉरपोरेशन विभाग है वो रूस देश का। अपना क्वेश्चन का तो आंसर रूस रहने वाला है, लेकिन ये SJ-100 क्या है, फिर ये जो कंपनी है कॉरपोरेशन, इसने भारत की किस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। तो देखो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो है वो रूस की एक कंपनी है, जिसने भारत की एक कंपनी के साथ जिसका नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ MOU अर्थात समझौता किया है। और ये जो समझौता रहने वाला है ये एक विमान के ऊपर समझौता है जिसे SJ-100 का नाम दिया गया। SJ-100 वो विमान है जो भारत के अंदर यानी भारत में निर्मित, भारत में बनने वाला या स्वदेशी, भारत में निर्मित प्रथम यात्री विमान कोई है तो वो विमान है SJ-100 करके। यानी अपने भारत में के SJ-100 करके विमान जो यात्री विमान का निर्माण किया जाएगा, और वो जो यात्री विमान है वो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड दोनों कंपनियों के साझे से बनने वाला है। अगर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो बात है 1940 की। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलोर अर्थात कर्नाटक स्टेट में। तो बच्चों इनसे रिलेटेड ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना है, यानी HAL की जो स्थापना हुई वो 1940 के अंदर, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना गया। मतलब बात सीधी सी ये है कि अपने भारत के अंदर आज तक कोई भी यात्री विमान स्वदेशी निर्मित नहीं हुए, और भारत ने रूस की कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से समझौता करके भारत के अंदर SJ-100 विमान तैयार किया जाएगा जो पूर्ण रूप से भारत का स्वदेशी यात्री विमान होगा, और जिसमें भारत का लिमिटेड हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने समझौता किया है रूस की कंपनी के साथ। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है रूस। लेकिन एक एक्स्ट्रा बात करें तो नोट करके अपने को लिखते चलना है कि अगर पूछ ले भारत के अंदर निर्मित या भारत का प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान, भारत का, यानी अगर पूछ ले कि भारत का प्रथम स्वदेशी अड़का लड़ाकू विमान, यानी अगर पूछ ले कि भाई भारत के अंदर अड़का कोई लड़ाकू विमान स्वदेशी है तो वो कौन सा है, तो बच्चों वो रहने वाला है तेजस भारत का एक स्वदेशी अड़का लड़ाकू विमान है। और बच्चों यहां से कंसेप्ट बढ़ते हैं कि इसका जो दूसरा इंजन है, 2 नंबर जो इंजन है वो भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किया अर्थात निर्यात किया। और अगर निर्यातक देश पूछ ले तो हमने USA से निर्यात किया। और इस तेजस के इंजन का नाम अगर पूछा जाए तो इस इंजन का नाम है GEF करके 404। तो अगर पूछ ले GEF 404 क्या है, तो तेजस का दूसरा विमान है, दूसरा इंजन है जो हमने भारत सरकार ने अमेरिका देश से एक्सपोर्ट किए। और तेजस वो हथियार है जो भारत का स्वदेशी अड़का लड़ाकू विमान है। तो अपना रूस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है और भारत और रूस मिलके SJ-100 नामक एक स्वदेशी यात्री विमान की शुरुआत करने जा रहा है भारत के अंदर। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल राइस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन या आयोजक देश कौन सा रहा, अर्थात हर साल होने वाली मीटिंग अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन की, यानी इंटरनेशनल अर्थात अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजक देश कौन सा। अपना क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय चावल
सम्मेलन 2025 का आयोजक देश कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखना है, यह आयोजन अपने भारत में हुआ। अगर पूछे कब हुआ तो 30 और 31 अक्टूबर 2025 को आयोजन किया गया। अगर पूछ ले कौन से शहर में आयोजन किया गया तो ध्यान रखना है नई दिल्ली के अंदर यह आयोजन हुआ और नई दिल्ली के भारत मंडपम नामक स्थान पर आयोजित किया गया, भारत मंडपम नामक स्थान पर। और अगर पूछ ले आयोजक संस्था कौन सी थी तो आयोजक जो संस्था थी वो थी इंडिया राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन। इंडिया राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र IRE और F के नाम से जो संस्था है उस संस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय या फिर हिंदी में पूछे तो भारतीय चावल निर्यातक संस्था, निर्यातक महासंघ, इस भारतीय चावल निर्यातक महासंघ के द्वारा 30 और 31 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन करवाया गया। यह आयोजन भारत के दिल्ली में स्थित भारत मंडपम नामक स्थान पर रहा। अगर पूछा जाए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय चावल या फिर चावल से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन है कि इसके लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट रहती है, तो या तो दोमट मिट्टी ऑप्शन मिलेगा या फिर चिकनी मिट्टी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो बच्चों ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला शहर में स्थित है और ये फिलीपींस देश का शहर है। तो बच्चों यहां से भी कंडीशन बनते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र द्वारा चावल की 2 नई किस्में तैयार की गई है जिसकी हमने पहले भी बात कर ली, पुस्सा और कमला 100 करके। तो अगर पूछे पुस्सा और कमला 100 क्या है तो चावल की नई वैरायटी जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस के द्वारा तैयार की गई। एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है बच्चों कि गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी अगर पूछ ले कि गोल्डन राइस मतलब एक ऐसे चावल की किस्म जिसमें विटामिन ए के सबसे ज्यादा स्रोत पाए जाते हैं। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत गोल्डन राइस माना गया है और गोल्डन राइस को जो अनुमति देने वाला है, इस गोल्डन राइस किस्म को अनुमति जो देने वाला देश था वो देश भी फिलीपींस था। लेकिन अगर बैन की बात है कि इस गोल्डन राइस को बैन करने वाला देश कौन सा है तो भी बच्चों ध्यान रखना है फिलीपींस देश जिसने गोल्डन राइस को अनुमति भी दी थी और फिलीपींस के द्वारा सबसे पहले गोल्डन राइस को बैन किया गया था। अगर भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र अर्थात क्वेश्चन बने कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान अर्थात कटक के अंदर स्थित है और ये उड़ीसा का एक शहर है। और अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम राइस एटीएम की स्थापना कहां की गई तो भारत में प्रथम राइस एटीएम की स्थापना भी कौन से राज्य के अंदर की जाती है? उड़ीसा के अंदर की जाती है। अर्थात अगर पूछ ले मीटिंग अगर कहां हुई, ये सम्मेलन कहां हुआ तो अपना आंसर भारत रहने वाला है। 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम नामक स्थान पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसको IREF संस्था के द्वारा सम्मेलन करवाया गया। अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजक देश भारत रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से रिलेटेड सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित किए गए हैं उनसे कन्फर्म क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजक देश अपना भारत रहा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की पहल किसने की है? यानी या तो बैंक ऑफ बड़ौदा है या SBI बैंक है या PNB बैंक है, ये वो बैंक है इनमें से किसी बैंक ने जो ऑनलाइन धोखाधड़ी भारतीय डिजिटल भुगतान के अंदर जो धोखाधड़ी होती है उससे निपटने के लिए, कम करने के लिए, उसका पता करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है और उस पहल से रिलेटेड संस्था का नाम पूछा है। तो देखो एक ऐप जारी किया गया, उस ऐप की बात करें तो उस ऐप का नाम है इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस यानी खुफिया इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन नाम से एक ऐप जारी किया गया और उस ऐप का मुख्य कार्य जो रहने वाला है
वो रहने वाला है कि धोखाधड़ी, जितने भी डिजिटल धोखाधड़ी होती है उसका पता करना और उसको हो सके इतना कम करना। एक तो पता करना मेन उद्देश्य है और एक डिजिटल धोखाधड़ी को कम करना मुख्य उद्देश्य है। अगर रही बात अब कि ये नोट पेमेबल यानी ये बिना भुगतान का ऐप है जिसे नाम दिया गया है इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन के नाम से। और अगर बात करें तो दो बैंकों के द्वारा, एक तो बीओबी बैंक और एक एसबीआई बैंक के द्वारा, अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, इनके द्वारा ये ऐप जारी किया गया। तो एक तो बीओबी बैंक ध्यान रखना है और एक एसबीआई बैंक ध्यान रखना है। देखो वैसे तो भारत के अंदर अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें कि कितने सार्वजनिक बैंक हैं, तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या टोटल भारत के अंदर 12 है, जो 12 बैंक सभी उत्तरदायी होंगे इस नई एप्लीकेशन के लिए। लेकिन इन 12 बैंकों में जो नेतृत्व करने वाले बैंक हैं उनमें से एक तो बीओबी बैंक है प्लस एक एसबीआई बैंक है। इन दोनों के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा धोखाधड़ी को या फिर भारतीय ऑनलाइन जितने भी स्कैम होते हैं उनको रोकने के लिए। अगर बात करें बीओबी बैंक की स्थापना को हुई तो बच्चों ध्यान रखना है बीओबी बैंक की स्थापना 1908 के अंदर हुई। अगर हेड ऑफिस की बात करें तो बीओबी बैंक का हेड ऑफिस वडोदरा गुजरात है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जानते हैं, जिसका हेड ऑफिस गुजरात के अंदर है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955, यानी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 के अंदर स्थापना होती है। भारत में सर्वाधिक ब्रांच, भारत में अगर किसी बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांच है तो सर्वाधिक ब्रांच एसबीआई बैंक की है। अगर एसबीआई बैंक का मुख्यालय की बात करें तो इसका हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और एसबीआई के वर्तमान महानिदेशक की बात करें, वर्तमान महानिदेशक, तो एसबीआई बैंक के जो वर्तमान महानिदेशक है वो है चल्ला श्रीनिवास सेठी, चल्ला श्रीनिवास सेठी के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई, या फिर एसबीआई बैंक द्वारा एक फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की गई है। फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ एटीएम। अगर एसबीआई ने तैरता हुआ एटीएम की स्थापना की गई है वो डल झील के किनारे, और डल झील पड़ती है जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। या फिर पूछ ले एसबीआई ने पहला तैरता हुआ एटीएम कहां बनाया था, तो एसबीआई बैंक द्वारा जो तैरता हुआ एटीएम सर्वप्रथम शुरू किया गया था वो 2004 के अंदर केरला स्टेट से शुरू किया गया था। लेकिन हाल ही में पूछ ले कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां से एसबीआई द्वारा फ्लोटिंग एटीएम व्यवस्था की शुरुआत की गई है, तो डल झील जम्मू कश्मीर अपना आंसर रहने वाला है। बाकी बीओबी बैंक और एसबीआई बैंक दोनों के द्वारा जो डिजिटल धोखाधड़ी है उसको कम करने के रोकने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी भारत के 12 सार्वजनिक बैंक शामिल है। लेकिन नेतृत्व करने वाले जो बैंक है वो एसबीआई और बीओबी करके। अगर पूछ ले कौन सी समिति की सिफारिश पे, तो बच्चों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर समिति पूछे तो समिति रहने वाली है एपी ओता समिति। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ एपी ओता समिति का संबंध किससे है, तो डिजिटल जो स्कैम है उसको रोकने के लिए एपी ओता समिति शुरू की गई बीओबी और एसबीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, प्रॉपरली समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट कवर करते चले। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है बच्चों कि एक करंट क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन बनते करंट के वो टोटली सोल्व करवाए जाए, यानी 3-4 घंटों के अंदर करवाए जाने वाले जो कंसेप्ट है वो हो सके इतने अपने 50 या 55 मिनट के अंदर इर्द गिर्द अपन 4 घंटों की क्लास को शॉर्ट बना के पेश करें। और इस क्लास के अंदर जितने भी 2025 से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल क्वेश्चन लेके आए। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रांची में हुए सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो पदक तालिका उसमें टॉप पे कौन सा देश रहे, यानी एक चैंपियनशिप हुई है जिसका नाम है सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। अगर इसके आयोजन की बात करें तो इसका जो आयोजन हुआ था वो 26 और 27 अक्टूबर 2025 को हुआ, यानी 26-27 अक्टूबर 2025 के अंदर। अगर आयोजक पूछे तो अपना भारत देश ही इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजक रहा था। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा संस्करण था 2025 का, तो बच्चों ये चौथा संस्करण था।
चौथे संस्करण का आयोजन भारत रहा था। और भारत के किस स्थान पर यानी भारत का कौन सा राज्य आयोजक रहता है, तो रांची, यानी रांची झारखंड का स्थान है जो आयोजक स्थान रहा था अंतरराष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। अब रही बात कि इसके अंदर टॉप पे कौन था, तो इसमें जो सबसे टॉप पे रहने वाला देश है वो देश भी अपना भारत है, जिसने कुल 58 मेडल जीते थे। और इस 58 में से 20 तो गोल्ड मेडल आए थे और 20 सिल्वर मेडल थे, और जो 18 मेडल है वो ब्रॉन्ज मेडल थे। यानी अगर क्रम पूछे तो भी कौन सा क्रम आएगा, 20 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ 58 मेडल के साथ भारत टॉप पे रहा था एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर। दूसरे स्थान की बात करें तो जो दूसरा स्थान रहा था वो श्रीलंका देश का रहा था। और अगर थर्ड स्थान की बात करें तो तीसरा नंबर आया था दुनिया के अंदर वो नेपाल देश का। यानी रांची के अंदर 2025 में चौथे संस्करण के एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर भारत रहा टॉप पे। भारत ने कुल 58 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड मेडल की संख्या 20 रही। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया। देखो, एक ग्रोकीपीडिया नाम से ऐप लॉन्च किया गया विकीपीडिया की तर्ज पर। यानी विकीपीडिया जैसे सुविधा प्रदान करता है, विकीपीडिया की तर्ज पर ग्रोकीपीडिया ऐप लॉन्च किया गया। वो किस कंपनी के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो बच्चों इसमें जो कंपनी थी वो कंपनी है XAI नाम से, जो अमेरिका की एक प्रसिद्ध कंपनी है जिसके संस्थापक एलन मस्क है। यानी एलन मस्क की कंपनी XAI के नाम से जो अमेरिका के अंदर स्थापित है, उसने विकीपीडिया की तर्ज पर ग्रोकीपीडिया जानकारी के लिए ऐप लॉन्च किया। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी XAI नाम से रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो हाल ही में व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। भारत के अंदर दिया जाने वाला पुरस्कार है। पुरस्कार स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर शिफ्ट के अंदर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे रेलवे डी ग्रुप की बात हो, SSC GD की बात हो, चाहे दिल्ली पुलिस की बात हो। यानी इन एग्जाम सेंटर के एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैं आपके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा। लेकिन अपने बीच में क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यास सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, अर्थात अपने जो पुरस्कार का नाम है वो है व्यास सम्मान पुरस्कार। अब बात रही व्यास सम्मान पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अगर बात करें व्यास सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1991 ईस्वी में हुई। और यह पुरस्कार जो दिया जाता है जिस क्षेत्र में, वो है हिंदी साहित्य। यानी हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है व्यास सम्मान। अगर बात करें इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें इनामी राशि 4 लाख रुपए दी जाती है। अगर पूछ ले इसका वितरण कौन करता है, तो वितरण के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा वितरण किया जाता है। 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाती है। हिंदी साहित्य में सर्वोच्च रचना या उपन्यास के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है व्यास सम्मान पुरस्कार। अगर रही बात कि इस व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो इस व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित अगर प्रथम व्यक्ति की बात आए तो डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रथम व्यक्ति है, जिन्हें सन 1991 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपन्यास की बात आए तो भारत की प्राचीन भाषा हिंदी, उपन्यास का नाम था भारत की प्राचीन भाषा हिंदी के लिए सबसे पहले व्यास सम्मान से पुरस्कार व्यक्ति हैं तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, जिसे सन 1991 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें कि भारत के अंदर प्रथम महिला कौन थी इस सम्मान से सम्मानित महिला, अगर चित्रा मुदगल की बात करें तो प्रथम महिला व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित पहली जो महिला थी वो चित्रा मुदगल थी। सन 2003 के अंदर इन्हें इन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया और आबा नामक रचना के कारण चित्रा मुदगल को व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। अर्थात आबा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाली, व्यास सम्मान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला चित्रा मुदगल है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, चित्रा मुदगल। उसके बात रही कि हाल ही में किसे दिया गया, तो अपना आंसर रहने वाला है सूर्यबाला। यानी सूर्यबाला को 34वां, ये क्रम ध्यान रखना है भाई बच्चों, 34वां सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार
से सम्मानित किया गया और कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो कौन देश का वासी, कौन देश को वासी नामक रचना के कारण सूर्यबाला को व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात करें कि भाई इससे पहले 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, तो 33वां जो व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो है पुष्पा भारती। यानी पुष्पा भारती 33वीं व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित है, जिसके उपन्यास का नाम है यादें यादें और यादें। यानी यादें यादें और यादें के कारण 33वां जो व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित है वो पुष्पा भारती है। अगर 34वें की बात करें तो सूर्यबाला है। अगर 33वें की बात करें तो जो 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था वो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। और इनकी रचना की बात करें तो इन्होंने उपन्यास लिखा था पागलखाना। यानी पागलखाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी वो महिला है जिसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन यही पूछे कि व्यास सम्मान से सम्मानित 32वीं महिला बताओ या व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित 32वां व्यक्ति बताओ। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि पागलखाना उपन्यास की रचना किसने की, या फिर यादें यादें और यादें नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। तो अपने जो सम्मानित महिला पुरुष उनके नाम के साथ साथ उनके उपन्यास भी ध्यान रखने। और अगर बात करें कि सूर्यबाला को हाल ही में व्यास सम्मान पुरस्कार किस उपन्यास की रचना के लिए दिया गया, तो कौन देश को वासी नामक उपन्यास लिखने के कारण, हिंदी साहित्य का एक अच्छा उपन्यास होने के कारण सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई, कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, पहला व्यक्ति कौन है, पहली महिला प्राप्त करने वाली व्यास सम्मान पुरस्कार कौन है, हाल ही में व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित कौन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना रहने वाला है गणतंत्र दिवस से रिलेटेड। अभी 26 जनवरी को प्रोग्राम आ रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में मुख्य अतिथि कौन होंगे। यानी गणतंत्र दिवस के दिन भारत सरकार द्वारा किसी विदेशी नागरिक को मुख्य अतिथि के रूप में आयोजित किया जाता है। 26 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम में मेन गेस्ट कोई दूसरे देश से बुलाए जाते हैं। अगर 2026 की बात करें तो 2026 के अंदर जो अपने गेस्ट होंगे वो पहली बार, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार भारत के अंदर जो गेस्ट आएंगे कोई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दो बड़े नेता को गेस्ट के रूप में नॉमिनेट किया गया है 26 जनवरी 2026 को। और ये जो दोनों नेता होंगे ये कौन सी संस्था के अध्यक्ष होंगे, तो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष होगा और एक यूरोपियन यूनियन संस्था के परिषद के हेड होंगे। यानी एक बड़ी संस्था यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो एक तो यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष रहने वाला है और एक यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष रहने वाला है। अगर बात करें कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष कौन है तो उर्सुला वॉन डोर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष है और वर्तमान में परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा करके। तो ये गेस्ट के रूप में अपने भारत के द्वारा नॉमिनेट किए गए बड़ी दो संस्थाओं के अध्यक्ष वर्तमान में 2026 के अंदर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। अगर बात करें कि इससे पिछले साल 2025 का जो गणतंत्रता दिवस रहा उसमें अपने मेन गेस्ट कौन थे, तो वो तो ध्यान रखना है जो 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे वो इंडोनेशिया देश के प्रधानमंत्री, अर्थात इंडोनेशिया देश से गेस्ट के रूप में नॉमिनेट किए गए थे 2025 के गणतंत्रता दिवस की, और जिनका नाम था प्रोबोवो सुबियांतो। तो प्रोबोवो सुबियांतो पिछले साल हमारे गेस्ट के तौर पे आए थे और वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और परिषद के अध्यक्ष दोनों शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दो बड़े नेता भारत में आएंगे। 2025 का कंसेप्ट भी ध्यान रखना है। अगर बात करी जाए कि सबसे पहले प्रथम गणतंत्रता दिवस या प्रथम समारोह है जो सन 1950 के अंदर आयोजित किया गया था, उसमें भारत की तरफ से मेन गेस्ट कौन आया था, तो बच्चों ध्यान रखना है उस टाइम सुकर्णो को आयोजित किया गया था। और वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे, तो इंडोनेशिया देश के प्रधानमंत्री। यानी अपना जो पहला गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकर्णो थे। जबकि वर्तमान में अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं। अगर
इससे पिछले साल 2005 की बात करें तो 2005 के अंदर जो 2025 के अंदर जो नॉमिनेट किया गया था वो प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को नॉमिनेट किया गया था। अब रही बात भारत के प्रधानमंत्री की, अगर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी भी एक देश के राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नॉमिनेट किए गए थे, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, और उस देश का नाम है मॉरिशस। तो अपने भारत के प्रधानमंत्री का भी ध्यान रखना है। और मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस करके। हिंद महासागर में स्थित देश है मॉरिशस, हिंद महासागर में स्थित देश है, और इन्होंने अपने राष्ट्रीय समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। और ये जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन है 12 मार्च 2025 का, यानी 12 मार्च 2025 को मॉरिशस देश का राष्ट्रीय समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में नॉमिनेट किए गए थे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हिंद महासागर में स्थित देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस करके। 2026 का ध्यान रखना है बच्चों, 2025 का ध्यान रखना है, अगर बात करें 1950 के ध्यान रखना है, और खास करके अपने प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तर्ज पर बुलाए गए थे तो वो देश भी मॉरिशस, ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बाल दिवस किस दिन आयोजित किया गया? हमने कल एक त्योहार बनाया पूरे भारत ने, वो जो त्योहार है वो गुरु नानक की जयंती थी, जो सिख धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, और यहीं से रिलेटेड अपना क्वेश्चन रहने वाला है। अगर पूछ ले वीर बाल दिवस, तो देखो अपने अगर सिख धर्म के अंतिम गुरु की बात करें तो सिख धर्म के 10वें गुरु या फिर अंतिम जो गुरु थे वो अंतिम गुरु थे गुरु नानक, और अंतिम गुरु गुरु नानक के पुत्र फतेह सिंह। अगर गुरु नानक की बात करें तो गुरु नानक के पुत्रों के बलिदान के रूप में जोरावर सिंह और फतेह सिंह की आत्मसमर्पण, फतेह सिंह के बलिदान की याद में, त्याग और बलिदान की याद में भारत सरकार द्वारा, त्याग व बलिदान की याद में भारत सरकार द्वारा एक दिवस की घोषणा की गई जिसे वीर बाल दिवस के नाम से जाना गया। अगर वीर बाल दिवस की घोषणा की बात करें तो बच्चों ये घोषणा होती है 9 जनवरी 2022 को। अगर पहली बार की बात करें तो ये पहली बार बनाया गया 2022 के अंदर, और हर साल 26 दिसंबर को बनाया जाने वाला दिवस है वीर बाल दिवस। देखो गुरु नानक से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार बार पूछा जाता है कि गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो अगर पूछ ले खालसा पंथ के संस्थापक कौन है तो अपने ध्यान रखना है खालसा पंथ के संस्थापक गुरु नानक थे, जिन्होंने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। और उसके बाद बात करें कि भाई सिख धर्म का त्योहार बताओ, तो बच्चों ध्यान रखना है सिख धर्म का त्योहार है लोहड़ी, वैसाखी, और सिख धर्म का त्योहार मेन है गुरु नानक जयंती। तो बच्चों ये सिख धर्म से रिलेट, जैसे अगर पूछ ले कि भाई ओणम कहाँ का त्योहार है, विशु कहाँ का त्योहार है, उगादी किस राज्य का त्योहार है, गणगौर किस राज्य का त्योहार है। अगर गणगौर की बात करें तो राजस्थान का त्योहार है, उगादी की बात करें तो कर्नाटक का त्योहार है, ओणम की बात करें तो केरला का त्योहार है। अगर वैसे ही पूछ ले कि वैसाखी कौन से स्टेट का त्योहार है तो पंजाब, और काल वैसाखी खास करके ध्यान रखना है पश्चिमी बंगाल का एक त्योहार है। यानी वैसाखी तो हो गया पंजाब का, और काल वैसाखी पूछे तो पश्चिमी बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है। तो अपने 26 दिसंबर के दिन आयोजित किया जाता है वीर बाल दिवस। गुरु नानक के पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान और त्याग के रूप में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। अब रही बात बाकी ऑप्शन की, अगर बात करें 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को बनाया जाता है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया। उसके बाद 26 नवंबर की बात करें तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को आयोजन किया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का कुछ भाग लागू हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई की बात करें बच्चों तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई जीएसटी डे, 26 नवंबर संविधान निर्माण दिवस, 29 अगस्त खेल दिवस और 26 दिसंबर को आयोजित किया जाता है वीर बाल दिवस 2022 से। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है
इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई। यानी अपना आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहने वाला है कि मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब की गई। देखो चारों ऑप्शन अच्छे बना रखे हैं, 22 जनवरी 2015, 28 मई 2023, 25 सितंबर 2014 और 28 अगस्त 2014। चारों ही डेट इंपॉर्टेंट है, चारों ही डेट में कोई ना कोई योजना की शुरुआत की गई, लेकिन अपने से पूछा गया मेक इन इंडिया योजना। देखो इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो आत्मनिर्भर यानी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी अपनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की गई जिसे मेक इन इंडिया योजना के नाम से जाना गया। और अगर इस योजना की शुरुआत की बात करें तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014। तो अपने ध्यान रखना है 25 सितंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर या फिर स्वदेशी अपनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की जाती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें 22 जनवरी को कौन सी योजना की शुरुआत की गई, तो 22 जनवरी को जो योजना की शुरुआत की गई वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर योजना की बात करें तो उस योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बात करें कि भाई 22 जनवरी 2015 को अगर बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बच्चों ध्यान रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा से की गई। और अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है तो महिला कौशल को बढ़ाना, शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये मुख्य उद्देश्य था। महिला को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा से रिलेटेड सहयोग करना इस योजना के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये कि वर्तमान में इस योजना का नाम बदल दिया है। अगर वर्तमान नाम की बात करें तो इस योजना को कहा गया बदलाव नाम से। यानी अगर बदलाव की बात करें तो इसका पूरा नाम है बेटी अपनी धन लक्ष्मी, बेटी अपनी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल के बेटी अपनी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी कर दिया गया और ये नाम चेंज सन 2019 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 28 मई 2023 का कंसेप्ट, अगर बात करें 28 मई 2023 को कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो 28 मई 2023 को अपने नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। संसद भवन का उद्घाटन अर्थात नई पार्लियामेंट का जो उद्घाटन होता है वो वीर सावरकर की जयंती 28 मई 2023 को होती है। और अगर बात करें इस नई पार्लियामेंट नई संसद भवन का डिजाइनर कौन था, तो बच्चों ध्यान रखना है वास्तुकार थे विमल पटेल। किस कंपनी ने इसका प्रारूप तैयार किया, तो बच्चों ध्यान रखना है टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से नई पार्लियामेंट का निर्माण किया जाता है, यानी नई संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है टाटा प्रोजेक्ट के माध्यम से। और विमल पटेल जो थे इसके डिजाइनर थे। और अगर बात करें इस नई संसद भवन में कितने द्वार हैं, तो बच्चों इसके अंदर मुख्य 3 द्वार हैं। अगर बात करें नंबर 1 ज्ञान द्वार है, नंबर 2 कर्म द्वार के नाम से जानते हैं। यानी नई संसद भवन जो है उसके अंदर मुख्यतः 3 मुख्य द्वार हैं जिन्हें 3 एंट्री गेट के नाम से जाना गया, जिसके अंदर ज्ञान द्वार है, कर्म द्वार है और जो तीसरा द्वार है इसे शक्ति द्वार के नाम से जाना गया। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार है वो अपनी नई पार्लियामेंट के 3 मेन गेट 3 प्रवेश द्वारों के नाम है। अगर उसके बाद बात करें 28 अगस्त 2014 को कौन सी योजना शुरू की गई, तो 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी जन धन योजना की। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना, विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना, यानी वित्तीय समावेशी सबसे बड़ी विश्व की जो योजना थी उस योजना का नाम जन धन योजना है, जो 28 अगस्त 2014 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत पूछी गई थी। अपना जो आंसर रहने वाला है वो है 25 सितंबर 2014। आज के लिए बस इतना ही। बाकी करंट से रिलेटेड मोस्टली अच्छे क्वेश्चन थे। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को प्रॉपरली सही ढंग से कंसेप्ट को कवर करें, साथ में अपने नोट्स बढ़ाते रहें। ये जो क्लास रहने वाली है ये दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और रेलवे डी ग्रुप के लिए बेस्ट टॉप क्लास रहने वाली है। आगे भी आपको समय समय पर करंट जीके का जितना भी कंप्लीट कोर्स है या जितने भी मोस्टली कंसेप्ट बनते हैं वो आपको समय समय पर
करवाए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाकी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने YouTube चैनल को हो सके इतना शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। तभी के लिए जय हिंद जय भारत।